फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव खामस खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसे ये तासर देना चाहता हूँ कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं, उसका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, दरियाब ने कहा। जब तक हमें कोई मजबूत सहारा नहीं मिलता, उस वक़्त तक हम रखेल शाह को चैलेंज नहीं कर सकते। तो मेरे रखेल शाह के वसाइल का बखूबी अंदाज़ा होगा। यहाँ की पुलिस उसके कब्ज़े में है और उसे पता चल गया है कि हम इसी शहर में हैं, और वो हमारी तलाश में इस शहर का कोना कोना छान मार देगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जागीरदार का सुराग लगाया जाए, उसके बाद ही हम रखेल शाह के गुर्गों के बारे में सोच सकेंगे। जागीरदार की तलाश हमारा सबसे अहम मकसद है, जरमक ने कहा। हम दरवेशपुर में आ गए हैं। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही उन्हें तलाश कर लेंगे। हमें यहाँ चंद ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि बिदरान भी आ गया। वो 2 टोकरियों में बहुत से फल लाया था। जूही ने फल प्लेटों में सजाकर उनके सामने रख दिए और बिदरान भी उनके इन्हीं बातों में शामिल हो गया था। हमें शेरान नामी एक आदमी की तलाश करना है। मुझे बताया गया है कि उसके पास बाबा की कुछ अहम दस्तावेज़ात हैं। अगर हमें शेरान के बारे में पता चल जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, कुंदन ने कहा। शेरान जरकंद सोचने वाले अंदाज में बोला, जब मैं सुंदर से महल में आ जाया करता था तो उस शख्स से मेरी 1-2 मुलाकातें हुई थी, लेकिन तवील अरसे से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है कि वो इसी शहर में है, कुंदन ने कहा। बाबा को तलाश करने के साथ साथ हमें शेरान को भी तलाश करना है। अगर शेरान इसी शहर में है तो उसे तलाश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मेरे कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कोई ना कोई उसे ज़रूर जानता होगा, बिदरान ने जवाब दिया। और वह भी बातें कर ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। बिदरान ने करीब पड़ा हुआ कार्डलेस उठा लिया और बटन ऑन करके बातें करने लगा। क्या वह उछल पड़ा और उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया था। वो कुछ देर तक फ़ोन पर बातें करता रहा, फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया और जरमक की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे से बेपनाह तशवीश का इजहार हो रहा था। बाबा, बहुत बुरा हुआ। जरमक भाई, आपने रखेल शाह को फ़ोन किया था? दूसरा जुमला उसने जरमक की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, फ़ोन तो किया था, लेकिन क्या हुआ? तुम बताते क्यों नहीं? जरमक की बजाय जरकंद ने जल्दी से कहा, बाबा, रखेल शाह ने हमारा फ़ोन ट्रेस कर लिया है और उसका कहना है कि उसके आदमी उस वक्त तक हमारे घर तक पहुंच चुके होंगे, बिदरान ने जवाब दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जरमक बेटे, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी जरकंद का जुमला पूरा हुआ ही था कि घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा। बाबा, आप इन सब को लेकर अकबी दरवाजे से निकल जाइए और किसी महफूज जगह पहुँचा दीजिए। मैं यही रुकूंगा और कुछ देर तक रखेल शाह के आदमियों को उलझाने की और रोकने की कोशिश करूंगा। बिदरान ने तेजी से अपने अहबाब की तरफ देखते हुए जुमला मुकम्मल किया। बाहर से दरवाज़ा भी अभी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा था। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से प्रोफेसर बिदरान को दरवाज़ा खोलने की हदायत दे रहा था और ना खोलने की सूरत में नुकसान की धमकियां दे रहा था। जरकंद अपनी बेटी जूही और जरमक वगैरह को मकान के अकबी दरवाजे की तरफ लेकर चल पड़ा था। दरवाज़ा खोलो प्रोफेसर बिदरान, दरवाज़ा खोलो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। बाहर से एक चीखती हुई भारी आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही दरवाजे पर किसी चीज़ से ज़ोर ज़ोर से ज़रबें लगाई जाने लगी। ज़रियाब रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। जूही का चेहरा खौफ शिद्दत से सरसों की तरह जर्द हो गया था। उसे अपने बच्चे को सीने से लपेट रखा था। बूढ़ा जरकंद उसे बाजू से पकड़े पिछले दरवाजे की तरफ खींच रहा था। दूसरे हाथ से वो कुंदन को आगे धकेल रहा था। जरमक ने दरियाब को इशारा किया कि वो भी जल्दी से उनके साथ दरवाजे के करीब पहुंच जाए। दरवाजे के ऊपर से जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था। जरमक ने जल्दी से आगे बढ़कर कुंडा उतारा और दरवाज़ा खोल दिया। ये दरवाज़ा अकबी गली में खुलता था और वह सब बाहर निकल गए।
बाहर आते ही उसने दरवाज़ा भेड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। दूसरी तरफ मकान का सामने वाला दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। दरवाज़ा खासा मजबूत था, अगर कमज़ोर होता तो अब तक टूट चुका होता। दरवाजे पर लगाई जाने वाली ज़रबों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जरकंद बाबा, जरमक ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन लड़कियों को लेकर किसी तरफ भी निकल जाओ। बदरान मकान में अकेला है और मैं उसके साथ मिलकर इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। बाद में हम तुम लोगों को तलाश कर लेंगे। नहीं बेटा, जरकंद जल्दी से बोला, बदरान उन्हें कुछ देर के लिए तो रोक ही लेगा, तुम हमारे साथ चलो। अगर मैं अकेला होता तो शायद इन लड़कियों की हिफाजत ना कर सकूंगा, लेकिन बदरान अकेला है और उसकी तुम फिक्र मत करो। जरमक ने उसकी बात काट दी। अगर आकाज़ादी की सलामती के लिए उसकी जान भी काम आ जाए तो मुझे खुशी होगी। तुम उन्हें लेकर तेजी से चलो। जरमक दिल ही दिल में तड़प उठा। कैसी वफा थी इस बूढ़े के दिल में। अपने आकाज़ादी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के वाह सहारे अपने बेटे को उन दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ आया था। मकान का दरवाज़ा गालबन टूट चुका था, क्योंकि अब ज़रबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाहर अक्स से शोर सुनाई दे रहा था और फिर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बूढ़ा जरकंद हैरत अंगेज तौर पर तेजी से चल रहा था। चारों लड़कियां उसके पीछे थीं और जरमक सबसे आखिर में। वो कई तंग गलियों में घूमने के बाद एक मकान के सामने रुक गए। जरकंद ने दरवाज़ा खटखटाया। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा खोलने वाला एक डेढ़ उम्र आदमी था और उसके इस तरह अंदर आने पर वो कुछ बदहवास सा हो गया था, लेकिन फिर उसने जरकंद और जूही को पहचान लिया। क्या बात है जरकंद, और तुम इस कदर बदहवास क्यों हो? ये लोग कौन हैं? और उसने पूछा। सब कुछ बता दूंगा सारंग, जरकंद ने अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। पहले अंदर चलो और ये दरवाज़ा बंद कर दो। ये भी अच्छा है कि किसी ने हमें मकान में दाखिल होते हुए नहीं देखा। अंदर चलो। और डेढ़ उम्र सारंग के चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए और उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और उन्हें एक कमरे में ले आया और बारी बारी सब की शक्लें देखने लगा। आखिर में उसकी नज़रें बूढ़े जरकंद के चेहरे पर जम गईं और उसकी नज़रों में कई सवाल थे। तुम मेरे पुराने दोस्त और जागीरदार निमरान के नमकवार हो सारंग, जरकंद उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। जागीरदार ने हम पर बड़े एहसानात किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वफा का थोड़ा बहुत हक अदा करें और ये समझ लो कि यह हमारे इम्तहानात का वक्त है। मैं समझा नहीं जरकंद, खुलकर बात करो, सारंग बोला। मैं बता रहा हूँ, जरकंद कहने लगा। गुज़श्ता 1.5-2 साल से जागीरदार निमरान को किसी ने नहीं देखा और उसके बारे में कहा जाता है कि वह बीमार है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जागीर के मैनेजर रखेल शाह ने उसे कैद कर रखा है। वो उसे कत्ल करके जागीर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक उसे जागीरदार के कत्ल से रोके हुए हैं। जागीर के कागजात हम जैसे ही किसी वफादार की तहवील में हैं। मुमकिन है कि रखेल शाह किसी वक्त उन कागजात तक भी पहुंच जाए, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल चुकी है। कागजात पर कब्जा कर लेने के बावजूद वो जागीर पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि जागीर की वारस तुम्हारे सामने खड़ी है। उसने कुंदन की तरफ इशारा किया और फिर बात जारी रखते हुए बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं, हम क्या सारी दुनिया से मुर्दा तस्वर किए हुए हैं। रखेल शाह को अभी पता नहीं चल सका कि कुंदन जिंदा है, लेकिन वो उस लड़की की जान लेना चाहता है जो उसके बहुत से राज जान चुकी है। और उसने दरियाब की तरफ इशारा किया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। जरकंद भाई, सारंग उसके खामोश होने पर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आकाज़ादी ने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी। हम जान भी दे दें तो हक़ नमक अदा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी सारंग, जरकंद ने कहा। तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसे कुछ बातें समझानी है। वो अपनी बीमार बहन को देखने गई हुई है, तुम्हारे ही महल्ले में, बस आने ही वाली होगी। तुम लोग बैठो, मैं चाय वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ, सारंग ने जवाब दिया। फिलहाल ठंडा पानी पिला दो बाबा, अभी चाय की ज़रूरत नहीं, कुंदन ने मदाखलत करते हुए कहा। अभी हाजिर करता हूँ आकाज़ादी, सारंग कहते हुए कमरे से निकल गया। सारंग के जाने के बाद जरमक इधर उधर देखने लगा। कमरे में पुरानी सी दरी बिछी हुई थी और वो लोग दरी पर बैठ गए। कुछ देर बाद सारंग पानी से भरा हुआ एक जग और 2 गिलास ले आया। वो लोग पानी पी रहे थे कि बाहर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खटखटाने वाला जो कोई भी था बड़ी इजलत में था। जरमक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपना खंजर भी निकाल लिया था। मैं दरवाजे के पीछे रहूँगा, तुम दरवाज़ा खोल देना, वो सारंग की तरफ देखते हुए बोला। सारंग के चेहरे पर हल्का सा खौफ उभर आया। वो दोनों कमरे से निकल आए।
सरग ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जरमक सहन वाले दरवाजे के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। दरवाजा अब भी खटखटाया जा रहा था। जरमक ने सारंग को इशारा किया। कौन हो भाई, रुक जाओ, दरवाजा खोलता हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। उसके साथ उसके चेहरे के तासरात बदल गए। सामने उसकी बीवी हाला खड़ी थी और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अरे गजब हो गया सारंग, हाला अंदर दाखिल होते हुए बोली। बदमाशों ने जरकंद भाई के घर को आग लगा दी। लोग कहते हैं कि वो रखेल शाह के आदमी थे और वो लोग अचानक ही वो खामोशी हो गई। दरवाजे के करीब दीवार के साथ जरमक को खड़े देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया था। सारंग ने दरवाजा बंद कर दिया। डरने की जरूरत नहीं, आओ अंदर आओ। और वो उसे लेकर उस कमरे में आ गया जहां जरकंद और कुंदन वगैरह बैठे हुए थे। उन्हें देखकर हाला कुछ और परेशान सी हो गई। जरकंद भाई, तुम यहाँ बैठे हो और दुश्मनों ने तुम्हारा घर जला डाला है, हाला ने कहा। और उनसे यही तवक्का की जा सकती थी। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं और दरिंदों से किसी भलाई की तवक्का हरगिज नहीं की जानी चाहिए, जरकंद ने जवाब दिया और उसका लहजा पुरसकून था। हाला सारंग बीवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम इन लोगों के लिए चाय बनाओ, मैं वहां जाकर सूरत हाल मालूम करके आता हूँ। और सुनो, बाहर का दरवाजा मत खोलना। सारंग बाहर चला गया। हाला ने बाहर के दरवाजे को कुंडी चढ़ा दिया और किचन में चाय बनाने लगी। 15-20 मिनट बाद चाय बनाकर ले आई और उस थोड़ी सी देर के बाद सारंग भी वापस आ गया। बड़ी तशवीशनाक खबर है, सारंग उनके करीब बैठते हुए बोला। वो रखेल शाह के आदमी थे जो जरियाब और उसके साथियों की तलाश में आए थे। वो दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। बिदरान ने मज़ाहमत की तो उन्होंने उसे मारा पीटा, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और फायरिंग करते रहे। बिदरान को अधमुआ करके गली में फेंक दिया और मकान को आग लगाकर भाग गए। वो बिदरान को मुर्दा समझकर फेंक गए थे। बाद में लोगों ने उसे उठाया तो पता चला कि वो जिंदा है। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन सुना है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। जरकंद खामोश बैठा रहा, लेकिन जूही फूट फूट कर रोने लगी थी और उसका बच्चा भी बिलक बिलक कर रो रहा था। जरियाब ने बच्चे को ले लिया और कुंदन जूही को दिलासा देने लगी। मुझे अफसोस है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन यकीन करो इन जालिमों को एक एक दिन का हिसाब देना होगा। जूही बड़ी मुश्किल से अपने हवात पर काबू पा सकी थी। उसने दरियाब से बच्चे को लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। जरमक जरकंद की तरफ देख रहा था, जो खामोश बैठा खला में घूर रहा था। उसका बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था और उसके घर को जलाकर राख कर दिया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी। उस झुर्रियों बड़े बूढ़े चेहरे पर अज़म था, हौसला था, हर तूफान से टकरा जाने वाला अज़म और हौसला। प्रोफेसर बिदरान ने उसी रोज अस्पताल में दम तोड़ दिया। बूढ़े बाप और बेवा बहन का सहारा छीन गया था, लेकिन मरने वाला एसार वफा की मसाल कायम कर गया था। बूढ़े जरकंद का सर अपनी आकाजादी के सामने फर्क से बुलंद हो गया था। बेटे को वफा की राह पर कुर्बान कर देने के बाद वो खुद भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। जरकंद मकान की आतिशज़दगी और बदरदान के कत्ल से इतना जरूर हुआ था कि कानून उस दहशतगर्दी की तरफ मतवजा हो गया था। ये सब कुछ एक ही रोज और एक ही शहर में हुआ था। जब जरकंद के मकान पर हमला हुआ तो वह मंजर इलाके के 20 से लोगों ने देखा था। हमला आवरों ने न सिर्फ मकान में तोड़फोड़ की थी, बल्कि लोगों के सामने बदरान को भी मार मार कर अधमुआ कर दिया था और मकान को आग लगा दी थी। हमला आवर चीख चीख कर कह रहे थे कि वो रखेल शाह के आदमी है और दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलाके की पुलिस ने नामालूम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अखबारात ने उसे खुली दहशतगर्दी करार देते हुए रखेल शाह के खिलाफ आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया था। जरमक वगैरह तकरीबन एक हफ्ते तक सारंग के घर में छुपे रहे। इस दौरान वो न सिर्फ अखबारात बल्कि सारंग के जरिए भी सूरत हाल से आगाह हो रहे थे। उन्हें यह पता चल गया था कि पुलिस के बाद अफसरान इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो अफसरान थे जो रखेल शाह के नमक खवार और कानून से ज्यादा रखेल शाह के मफादात की हिफाजत करते थे। जरियाब जानती थी कि हमेशा के लिए इस तरह छुप कर नहीं बैठी रह सके, और वो ये भी जानती थी कि अगर खामोशी इख्तियार कर ली गई तो पुलिस के राशि और बेज़मीर अफसरान इस मामले को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो कानून को उन दरिंदों के खिलाफ पूरी तरह हरकत में लाना चाहती थी, और ये काम घर में छुपे रहने से नहीं हो सकता था। बिल आखिर उसने खुद भी हरकत में आने का फैसला कर लिया। उसने शहर के सबसे बड़े अखबार के एडिटर के नाम खत लिखा, जिसमें प्रोफेसर बिदरान के कत्ल और मकान को नजर आतश किए जाने का पस मंजर तफसील से बयान किया,
उस बयान में उसने रखेल शाह पर इल्ज़ाम लगाया कि जागीर पर कब्जा करने के लिए उसने जागीरदार इमरान को अपना कैदी बना रखा है। अगर जागीर के तमाम कागजात उसके कब्जे में होते तो वह जागीरदार को ठिकाने लगा चुका होता, लेकिन महज उन कागजात की वजह से उसने जागीरदार को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। मजीद ये कि उस साजिश में बाद पुलिस अफसरान के अलावा हुकूमत के बाद आला अफसरान भी शरीक हैं। रखेल शाह ने अपने गुंडों के जरिए रियासत में दहशत गर्दी फैला रखी है, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। खत मुकम्मल करने के बाद ज़रियाब ने उसे 2-3 मरतबा पढ़ा और फिर मुतमिन अंदाज में सर हिलाया, और जब उसने खुद अखबार के दफ्तर जाने का इरादा ज़ाहिर किया तो ज़रमक आड़े आ गया। खुद जाने की क्या ज़रूरत है, वो बोला। अखबार के दफ्तर में दरवाजे के करीब ही एक लेटर बक्स रखा होता है, लोग अपने खतूत उसमें डाल देते हैं और तुम भी ये खत सारंग को दे दो, वो इस बक्स में डाल आएगा और ये एडिटर तक पहुंच जाएगा। नहीं, ज़रियाब ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं खुद भी अखबार के एडिटर से मिलना चाहती हूँ। जो बातें इस खत में नहीं लिखी सकी वो ज़बानी बताऊंगी, लेकिन रखेल शाह के आदमी अब भी तुम्हारी तलाश में हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं बढ़ सकोगी। तुम्हें यह खतरा मोल लेना नहीं चाहिए, ज़रमक ने कहा। रिस्क लिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ज़रियाब ने जवाब दिया। हम बाहर थे तो कदम कदम पर उनका रास्ता रोक रहे थे। अब छुप कर अंदर बैठे हैं तो वो उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी मिल गई है। अगर मामला ठंडा पड़ गया तो बात बिगड़ जाएगी। उन्हें ज़रमक और मुझे खुद ही जाना होगा। ठीक है, ज़रमक ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम? ठीक है, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। हम शाम के वक्त घर से निकलेंगे, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। कुंदन बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। हम जुलूस की सूरत में कोई मुजाहरा करने से नहीं जा रहे। ज़रियाब ने उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ घर में रहोगी, अच्छी बच्चियों की तरह, ठीक? ज़रियाब ने यह बात इस अंदाज में कही थी कि कुंदन मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी, और फिर उसने साथ जाने पर इसरार नहीं किया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ज़रियाब और ज़रमक घर से निकले और उन दोनों ने लिबास बदल रखे थे। ज़रियाब के कंधे पर एक बैग लटका हुआ था जिसमें जागीरदार इमरान के हवाले से चंद ऐसे कागजात थे जिन्हें वो एडिटर के सामने सबूत के तौर पर पेश करना चाहती थी। ज़रमक ने उसके पहलू बे पहलू था और वह मोहतात नज़रों से इधर उधर देख रहा था। अखबार के दफ्तर पहुंचने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी और फिर एडिटर तक रसाई में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ज़रियाब ने खत एडिटर के सामने रख दिया और एडिटर जैसे जैसे खत पढ़ रहा था उसके चेहरे के तासरात बदल रहे थे। बिल आखिर उसने खत मेज पर रख दिया और ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, आप कौन हैं और इस मामले से आपका क्या तल्लुक है? ज़रियाब चंद लम्हे खामोश रही और फिर अपने बारे में बताने लगी कि वो कौन है और जागीर के इस मामले में कैसे मुलव्वस हुई थी। उसने बैग से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रख दिए। एडिटर उन कागजात को देखता रहा, फिर अजीब सी नज़रों से ज़रियाब की तरफ देखने लगा। अब आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं रखेल शाह के लिए कितनी अहम हूँ, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए बोली, और मैं उसके चंद ऐसे राज जान चुकी हूँ जिनका इंकशाफ उसे फांसी के तख्ते पर पहुँचा सकता है। वो मुझे कत्ल करना चाहता है और उसे सबसे ज़्यादा मेरी तलाश है। मेरी तलाश में वो अब तक कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है। चंद रोज पहले आदमपुर में कत्ल गारत भी उसी के आदमियों ने की थी। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर बिदरान को भी उसके आदमियों ने कत्ल किया था और वो उनसे मेरे बारे में पूछना चाहता था। रखेल शाह के गुर्गे अब भी मेरी तलाश में हैं। वह सिर्फ मेरे बारे में जानता है कि मैं उसके बहुत से इरादों से वाकिफ हो चुकी हूँ, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चल सका कि 10 साल पहले उसने जागीरदार निमरान की जिस बेटी की इज्जत लूटने के लिए उस पर हाथ डाला और उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली की दीवार से छलांग लगा दी थी। रखेल शाह समझा था कि जागीरदार की बेटी कुंदन मर चुकी है, लेकिन वो अब तक इस हकीकत से बेखबर है कि जागीर की वारस कुंदन जिंदा है, और जब उसे ये पता चलेगा तो वह पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगेगा और उस शहर में तबाही मचा देगा। वो हर उस लड़की को कत्ल कर देगा जिस पर उसे कुंदन होने का शुबा होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा वक्त आने से पहले आप मेरा यह खत अखबारात में शाया कर दें ताकि हुकूमत के वो आला अफसरान भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें जो रखेल शाह को अपना अन्नदाता समझते हैं। मेरा ईमान है कि अगर एक भी ईमानदार पुलिस अफसर ये मामला अपने हाथ में ले ले और खुदा का खौफ दिल में रखते हुए तहकीकात करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हमारा फर्ज सच्चाई को सामने लाना है, एडिटर ने कहा। मेरा ख्याल है कि आपकी सदाकत के लिए ये सबूत काफ़ी हैं।
उसने मेज पर पड़े हुए कागजात की तरफ इशारा किया। हम आपका ये खत जरूर शाया करूंगा और खेल शाह जैसे लोगों को बेनकाब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ज़रयाब मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई और कुछ ही देर के बाद वो ज़रमा के साथ अखबार के दफ्तर से बाहर आ रही थी। अखबार का दफ्तर जिस इलाके में वाक़या था वहाँ ज़्यादातर तजारती दफातर थे जो 5-6 बजे बंद हो जाते थे और शाम के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता था। उसे तकरीबन 2 फरलांग के आगे रिहायशी इलाके थे। बड़ी बड़ी इमारतों पर मुश्तमिल ये फ्लैटों की आबादी थी और उस तरफ शाम के बाद भी रौनक रहा करती थी। अगले चौक पर वाक़या 2 रेस्टोरेंट रात दिन खुले रहते थे। महल्ले के बेफिक्रे नौजवान उन रेस्टोरेंटों में बैठकर गप्पे हाँकते रहते थे। उस चौक की तरफ चलें और वहाँ से हमें टैक्सी मिल सकती है, ज़रमक ने कहा। चलो उसी तरफ चलते हैं, ज़रयाब ने कहा। वो दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। अभी चंद ही कदम चले थे कि 2 आदमी एक गली से निकलकर अचानक ही सामने आ गए और उनके अंदाजे से लगता था जैसे वो पहले से यहाँ खड़े उनका इंतजार कर रहे हों। और वो दोनों उनके दाएं बाएं आ गए और उन दोनों ने हाथों में पिस्तौल थे। उन्होंने अपने अपने पिस्तौल उनकी पहलुओं से लगा दिए। खामोशी से चलते रहो, अगर कोई गड़बड़ की तो गोलियों से छलनी हो जाओगे, दाएं तरफ वाले ने कहा और उसके लहजे में भेड़िए जैसी गुर्राहट थी। ज़रयाब के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला और उसने गर्दन घुमाकर ज़रमा की तरफ देखा और दोनों खामोशी से उनके साथ चलते रहे। कार कुतबाबाद के जिस मकान में दाखिल हुई थी वो आबादी से कदरे हटकर और हवेली की तरह बहुत बड़ा था। गेट में दाखिल होकर कार से उतरते ही दाएं तरफ से लेद की बू और उनके नथनों से टकराई। दोनों आदमी भी कार से उतर आए और अब भी उन्हें पिस्तौलों की जिद पर ले रखा था। हवेली में भी एक आदमी पहले से मौजूद था और वो लोग उन्हें एक कमरे में ले आए। ये कौन सी जगह है और तुम लोग हमें यहाँ क्यों लाए हो और क्या चाहते हो हमसे? ज़रयाब ने गनमैन से पूछा और वो सब के सब शक्लों से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। ये तो रखेल शाह ही बताएगा कि वो तुमसे क्या चाहता है, उस शख्स ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम्हें रखेल शाह के सामने पेश करने से पहले गोपांग और खामस के हवाले किया जाएगा। खामस तुम्हारे हाथों पे दर पे शिकस्त खाने के बाद बुरी तरह तलमला रहा है और वह जब तक तुमसे अपनी शिकस्त का बदला नहीं लेगा उसे चैन नहीं आएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, रखेल शाह के सारे आदमी पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि तुम हमें अखबार के दफ्तर में जाते हुए नजर आ गई और हम सामने वाली गली में खड़े तुम लोगों का इंतजार करते रहे। खामस तुम दोनों को देखकर कितना खुश होगा। और वो अपने एक साथी की तरफ मुड़ गया। बाबू खामस को इतला दो कि ज़रयाब और उसका साथी ज़रमक हमारे कब्जे में हैं। वो तुम्हें दरवेश पुल वाले नंबर पर मिलेगा और गोपांग को भी बता देना। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। और वो आदमी कमरे से निकल गया। बैठ जाओ। और उस गनमैन ने सोफ़ों की तरफ इशारा किया। खामस के आने तक हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम में से किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो दोनों सोफे पर बैठ गए और उनके दरमियान 4 फुट का फासला था। दोनों गनमैन उनके सामने खड़े थे और उन दोनों के दरमियान भी तकरीबन 8 फुट का फासला था। उनके साथ आने वाला ड्राइवर बाहर ही था। कुछ देर बाद वो आदमी भी आ गया जो फ़ोन करने गया था। खामस ने कहा है कि वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उसके आने से पहले रखेल शाह को उनके बारे में इतला ना दी जाए, उस शख्स ने कहा। ठीक है, रखेल शाह को खामस खुद ही बताएगा। तुम मुझे पानी पिलाओ, बड़े जोर की प्यास लग रही है, गनमैन ने कहा और वो शख्स बाहर निकल गया। गनमैन ज़रयाब की तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत हसीन और जवान भी। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें खामस जैसे दरिंदे के हवाले कभी ना करता। हाँ, वो दरिंदा ही है और वो तुम्हारा जो हशर करेगा उसका मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और मुझे ये सब कुछ सोच कर अफसोस हो रहा है और मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर हमदर्दी है तो हमें छोड़ दो, ज़रयाब मुस्कुराते हुए बोली। अब ऐसी हमदर्दी भी नहीं कि तुम्हारी वजह से अपनी गर्दन कटवा लूँ, गनमैन ने जवाब दिया। तीसरा आदमी एक जग में पानी लेकर आ गया और उसके दूसरे हाथ में गिलास था। उसने गिलास में पानी उड़ेलकर गनमैन की तरफ बढ़ा दिया। वो पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर गया। दूसरा गिलास भी उसने उसी तरह सांस लिए बगैर पिया था। वो आदमी जग और गिलास लेकर दूसरे गनमैन की तरफ बढ़ गया और उसे भी पानी पिलाने लगा। ज़रयाब और ज़रमक ने एक दूसरे की तरफ देखा और ठीक उसी लम्हा बाहर से आहट सुनाई दी। बाबा रुक जाओ, ज़रमक बैठे बैठे चीखा। दोनों गनमैन मुड़कर देखने लगे और बार बार का आजमाया हुआ यह नफसियाती हरबा एक बार फिर काम आ गया। ज़रमक और ज़रयाब ने बीक वक्त उन दोनों पर छलांग लगाई थी। ज़रमक ने तो अपने शिकार को काबू कर लिया था, लेकिन ज़रयाब से अंदाजे की ज़रा सी गलती हो गई थी।
जिसके नतीजे में गनमैन को पिस्तौल का ट्रैगर दबाने का मौका मिल गया था। गोली ज़रियाब के सर के करीब से गुजरती हुई उस शख्स की खोपड़ी में पियुसत हो गई जो जग लिए खड़ा था। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। इस मरतबा ज़रियाब ने गलती नहीं की और उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर रसीद की। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और इससे पहले कि वह शख्स संभलता, ज़रियाब ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। इस दौरान ज़रमक भी अपने शिकार पर काबू पा चुका था। खबरदार, ज़रियाब चीखी, अब अपनी जगह से हरकत मत करना। वो दोनों ना सिर्फ अपनी अपनी जगह रुक गए थे बल्कि उन्होंने हाथ भी सर से ऊपर उठा लिए थे। गोली चलने की आवाज़ सुनकर कार का ड्राइवर भी दौड़ता हुआ अंदर आ गया था। अंदर की सूरत हाल देखकर वो बदहवासा हो गया। चलो तुम भी इधर खड़े हो जाओ। ज़रियाब ने पिस्तौल से इशारा किया और वो शख्स भी हाथ उठाकर खड़ा हो गया। ज़रमक ज़रियाब और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पिस्तौल मुझे दो और रस्सियां तलाश करके लाओ। इन दोनों को बांध दो और एक को हम साथ ले जाएंगे। ज़रमक ने पिस्तौल ज़रियाब के हवाले कर दिया और बाहर निकल गया। ज़रियाब दोनों पिस्तौलें ताने खड़ी रही और 5 मिनट बाद ज़रमक कई रस्सियां ले आया। उसने दोनों गन बरादरों को बांधकर फर्श पर डाल दिया और अपना पिस्तौल ज़रियाब से ले लिया। खामद जब यहाँ पहुंचेगा तो तुम लोगों को इस हालत में देखकर बहुत खुश होगा। ज़रियाब ने बंधे हुए आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, और उसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कि मुझसे अपनी किसी शिकस्त का बदला ले सके। वो मेरे हाथों इसी तरह जलील होता रहेगा। वो कार के ड्राइवर को धकेलते हुए बाहर आ गए। कार बरामदे के सामने ही खड़ी थी। ज़रियाब तुम स्टीयरिंग संभालो और मैं इसे लेकर पीछे बैठ जाता हूँ, ज़रमक ने कहा। ज़रियाब ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। ज़रमक उस शख्स को लेकर पीछे की बैठ गया था। पिस्तौल की नाग ज़रमक ने उस शख्स के पहलू में गाड़ रखी थी। कार उस मकान से निकलकर आबादी के मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वह नवाह में वाक़या पहाड़ियों पर पहुंच गए। उन छोटी सरसब्ज़ पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। जगह जगह दौलतमंदों ने आलीशान बंगले और कॉटेज बना रखे थे। ज़रियाब ने कार एक ऐसी सड़क पर मोड़ दी जहां कुछ आगे जाकर आबादी खत्म हो गई थी। मजीद आधा घंटा ड्राइवर करने के बाद उसने कार सड़क से हटाकर एक चट्टान के पीछे रोक ली। मेरा ख्याल है कि यह जगह मुनासिब रहेगी, ज़रियाब ने इंजन बंद करते हुए कहा और दरवाज़ा खोल कर नीचे उतराई। बहुत मुनासिब जगह है। ज़रमक भी उस शख्स को पिस्तौल की जिद पर लेकर नीचे उतराया। वो शख्स खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ तारीकी थी। सामने नशीब में शहर की जगमगाती हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। तथा तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? उसका शख्स का लहजा भी खौफ से थरथरा रहा था। तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर जवाब ना दिया तो तुम्हें इस खाड़ी में धकेल दिया जाएगा, ज़रियाब ने कहा। क्या पूछना चाहते हो? वो शख्स हकलाया। रखेल शाह के पास से कब से हो? ज़रियाब ने पूछा। 2 साल से। तब तो तुम्हें मालूम होगा, ज़रियाब बोली। रखेल शाह ने जागीरदार इमरान को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम, वो शख्स बोला। जागीरदार के बारे में सिर्फ 3 आदमी जानते हैं, खुद रखेल शाह, गोपांग और खामस। उनके अलावा कोई नहीं जानता। ज़रमक चंद लम्हे उस शख्स की तरफ देखता रहा और फिर उसने अचानक उसके मुंह पर घौंसा रसीद कर दिया। वो शख्स चीखता हुआ लड़खड़ाया और उसे संभलने का मौका दिए बगैर ज़रमक ने उसके पर घौंसों और ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। वो शख्स तकरीबन आधे घंटे तक पीटता रहा, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि जागीरदार इमरान के बारे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि यह वाकई कुछ नहीं जानता, ज़रमक उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, और उसके एक कान, नाक और होंठों से खून बह रहा था। तो फिर चलो, हमें वापस चलना चाहिए। कुंदन, खुशनुमा और जरकंद बाबा परेशान हो रहे होंगे। उस शख्स को गाड़ी में डाल दो और रास्ते में किसी जगह फेंक देंगे। ज़रमक ने उस शख्स को कार की पिछली सीट पर डाल दिया और खुद भी उनके साथ ही बैठ गया। ज़रियाब गाड़ी स्टार्ट करके उसे दोबारा सड़क पर ले आई। पहाड़ियों पर कई सड़कें घूमने के बाद उसने एक जगह गाड़ी रोक ली। कुर्ब जवार में बंगले थे और नशीब में कुतबाबाद की आबादी नजर आ रही थी। वह आबादी की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि खामद पहुंच गया होगा और कुतबाबाद में उनकी तलाश शुरू हो गई होगी। वो शख्स बेहोश हो चुका था। ज़रमक ने उसे सड़क के किनारे पर डाल दिया और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। ज़रियाब ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। दरवेशपुर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत तवील चक्कर काटना पड़ा था। गाड़ी उन्होंने शहर के एक वीरान सड़क पर छोड़ दी और छुपते छुपाते सारंग वाले महल्ले में पहुंच गए। और जब वो सारंग के मकान में दाखिल हुए तो रात का 1 बज चुका था। वो सब लोग परेशान बैठे थे। ज़रियाब और ज़रमक को देखकर उनके चेहरे खिल उठे।
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تم لوگ مزید 1 گھنٹے تک نہ آتے تو میں ہر قسم کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر زرکند بابا کو لے کر پولیس کے سب سے بڑے اور با اختیار افیسر کے بنگلے پر پہنچ جاتی اور اسے رکھیل شاہ کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کندن نے کہا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، بہرحال تم لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ شیران کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا واقعی؟ دریاب کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ہاں، وہ اسی شہر میں ہے، کندن نے جواب دیا۔ اس کا سراغ سارنگ کے ایک دوست کے ذریعے ملا ہے، وہ درویش پور میں ہی ہے، ہم صبح اس سے ملیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، زرمک بولا۔ ابھی ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ جاگیردار کو کہاں رکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں صرف 3 آدمی جانتے ہیں، رکھیل شاہ، گوپانگ اور خامس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گوپانگ کو قابو کرنا ہوگا۔ ہاں، میرے خیال میں وہی ایک ایسا شخص ہے جس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے، زریاب نے کہا۔ پھر سارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شیران کہاں ہے؟ شہر سے تقریباً 3 میل دور نہر کے پل کے قریب ایک کچی سی بستی ہے، نورستان۔ وہاں اپنے پوتے کے پاس وہ رہتا ہے، اور اس کا پوتا مہربان علی ایک فیکٹری میں ملازم ہے۔ ہم کل شام کو شیران سے ملنے کے لیے جائیں گے، سارنگ نے جواب دیا۔ کل شام کو کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ زریاب بولی۔